हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है हमने आपको टाइप ऑफ नंबर्स करा दिए थे और उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में भी आपको बता दिया। और आज का जो टॉपिक है, आज हम आपको बताने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम अवयव और गुणा का तत्समक अवयव। योज प्रतिलोम अवयव और योज तत्समक अवयव दोनों की चर्चा करेंगे। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, वाकई में आ सकता है क्वेश्चन बन के। और इम्पोर्टेंट है इसमें भाजकता के नियम, उन पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। भाजकता के नियम जैसे 2 की भाजकता, 3 की भाजकता, 4, 5, 6, ये हमने आपको कराएंगे, इम्पोर्टेंट है ये। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव। देखो, तत्समक अवयव क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर, ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर दी गई संख्या का मान अपरिवर्तित रहे, वह दी गई संख्या का तत्समक अवयव कहलाता है। अवयव भी आप कह सकते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ। ऐसा अवयव जिसे दी गई संख्या से गुणा करने पर दी गई संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, वह गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। यह अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ऐसा अवयव जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर दी गई संख्या का मान अपरिवर्तित रहे, गुणा का तत्समक अवयव कहलाता है। तो ऐसा अवयव आप पहचानिए, ऐसी संख्या पहचानिए जिसे दी गई संख्या में गुणा करें तो वही की वही रहे। जैसे 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो 1 क्या है? 1 एक ऐसी संख्या है जिसे अन्य संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो अन्य संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। तो 1 क्या हो गया? 1 क्या कहलाता है? तत्समक अवयव कहलाता है। इसका मान 1 होता है। जैसे 4 × 1 4 ही आएगा, 1/2 × 1 1/2 ही आएगा। ये दी गई संख्या है। 5 × 1 कर लो, 5 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें 1 जो एलिमेंट है, 1 क्या कहलाएगा? इसका तत्समक अवयव कहलाता है। इसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। गुणा का प्रतिलोम अवयव, जिसे हम गुणन प्रतिलोम अवयव के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। गुणा का प्रतिलोम अवयव इसे प्रतीप अवयव के नाम से भी आप जानते हैं। प्रतीप अवयव। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। देखो, आपके पास टाइम बहुत कम है। जो न्यू एस्पिरेंट है, न्यू अभ्यर्थी हैं, उनको 3 महीने के अंतर्गत ऐसी तैयारी करनी है जिससे इनका रीट क्वालिफाई हो जाए। समय कम है तो मेन टारगेट आपका वही होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन बन करके आते हैं। कुछ स्मार्ट स्टडी भी की जाती है, तो आप उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। डीपली अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेन टारगेट हुआ है क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहा है। तो मैं भी उसी मैटर को लेकर के चल रहा हूँ। आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेलेक्टेड मटेरियल आपको दिया जा रहा है। विश्वास रखें आप, बिल्कुल आपके सवाल निकलेंगे आपके।
यहाँ पर गुणा का प्रतिलोम अवयव, गुणा का प्रतिलोम अवयव क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। गुणा का तत्समक अवयव, ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणा का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, वह गुणा का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। वह दी गई संख्या का गुणन प्रतिलोम, दूसरा नाम है इसका गुणन प्रतिलोम या गुणा का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। जैसे 1/2 का गुणन प्रतिलोम 2 होता है, 2 होगा। क्या होगा? 1/2 में हम कितने का गुणा करें जिससे गुणन तत्समक अवयव आ जाए। गुणन तत्समक अवयव क्या होता है? 1 होता है। ये हमने पहले इसकी डेफिनेशन में बता दिया। हाँ, गुणा करने पर गुणा का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, यानी 1 आ जाए। क्या आ जाए? अर्थात 1 आ जाए। 1/2 में कितने का गुणा करें सो 1 आ जाए। 2 का गुणा करें तभी तो ये कटेंगे। 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 1 आएगा। इसलिए 2 का गुणन प्रतिलोम 1/2, 1/2 का गुणन प्रतिलोम 2 होगा। उल्टे होते हैं आपस में, इसलिए इसका आंसर ये होगा। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। 3 का गुणन प्रतिलोम। हाँ, अब आप सोचिए 3 है, उसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? गुणन प्रतिलोम 1/3 होगा। जो संख्या होती है उसमें हम कितने का गुणा करें सो 1 आ जाए। तो 3 में कितने का गुणा करें? 1/3 का। 3 से 3 कट जाएगी, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी संख्या होती है तो उसका गुणन प्रतिलोम हम ऐसे निकालते हैं। और भी लो, -4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, बस उल्टा कर दो आप तो, -1/4 या फिर 1/-4 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब -4 से -4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, उसका उल्टा कर देती है। एक भी और ले लेते हैं यहाँ पर, 2/3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो कटना चाहिए 2, तो 2 में ले लेते हैं, ये लो, तभी तो कटेगा। 2 से 2, 3 में है तो इसमें 3 ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आना चाहिए गुणा करने पर। 2/3 गुणा 3/2 करें तो 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। कटने पर क्या आ जाए? 1। तो 2/3 का गुणन प्रतिलोम 3/2 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गुणन तत्समक अवयव क्या होता है और गुणन प्रतिलोम अवयव क्या होता है। गुणन प्रतिलोम अवयव किसी संख्या का निकालते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है वो, और गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, अद्वितीय होता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं होगा। उसे लर्न कर लो को गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है।
गुणन प्रतिलोम अवयव किसी संख्या का निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है गुणा का तत्समक अवयव, या फिर इसे हम प्रतीप अवयव भी कहते हैं। कभी कभी आ जाए तो आप अचंभे में पड़ मत जाना। जैसे एग्जाम्पल में वो ये दे दे, -3/2 का प्रतीप अवयव क्या होगा? प्रतीप अवयव सॉरी, -3/2 का गुणा का प्रतीप अवयव क्या होगा? अवयव क्या होगा? गुणा का प्रतीप अवयव पूछा है, तो गुणा करने पर 1 आ जाए। तो -3/2 का गुणा का प्रतीप अवयव तो -2/3 होगा। उल्टा कर दिया करो, हम इसका उल्टा कर दें, 2 ऊपर हो जाएगा, -3 नीचे हो जाएगा। माइनस को ऊपर या नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बात से। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अब जैसे गुणा का तत्समक अवयव होता है, ऐसे योज तत्समक अवयव और योज प्रतिलोम अवयव निकालते हैं। हाँ, एक बात आप इसमें ज़रूर लिख लेना, नोट डाल के लिख लो आप, नोट। 0 का गुणन प्रतिलोम संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि गुणा 0 का गुणन प्रतिलोम, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होता है? 1/0। 1/0 को हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित, इसका मतलब ये है। तो ये है 0 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? अपरिभाषित, कोई होता नहीं है, संभव है ही नहीं। इसलिए ये पूछ सकता है क्या 0 का गुणन प्रतिलोम संभव होता है? तो इसलिए आप ध्यान रखना, 0 का कोई गुणन प्रतिलोम नहीं होगा। नेक्स्ट, योज तत्समक अवयव। योज तत्समक अवयव, इसे हम जोड़ का तत्समक अवयव भी कहते हैं। जोड़ का तत्समक अवयव ऐसा अवयव जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर संख्या का मान अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे, वह योज तत्समक अवयव कहलाता है। योज तत्समक अवयव कहलाता है। जैसे गुणा का तत्समक अवयव था कि ऐसा अवयव जिसे दी गई संख्या में गुणा करने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहे, बदले नहीं। तो हमने वहाँ एनालिसिस किया कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसका गुणा करने पर संख्या अपरिवर्तित रहे, तो 1 होगी। 2 × 1 करें तो 2, 3 × 1 करें तो 3, 4 × 1 करें तो 4। सेम इसी प्रकार अब एनालिसिस करना है जिसे जोड़ने पर संख्या वही की वही रहे। तो आपको पता है 5 + 0 करेंगे तो क्या होगा? 5 ही आएगा। 3 + 0 करेंगे तो 3 ही आएगा। जोड़ने पर वह संख्या बदले नहीं। तो इसका मतलब आपने एनालिसिस करके पहचान लिया कि जोड़ का तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। इसका मान 0 होता है, 0 होता है और यह अद्वितीय होता है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, यह अद्वितीय होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 + 0 = 5,
6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, -7 में जोड़ो तो 0 ही जोड़ो तो -7 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 0 क्या है, यहाँ 0 जोड़ का योज्य तत्समक अवयव कह सकती है, या जोड़ का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं हम, योज्य का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना। योज्य प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम का मतलब प्रतीप भी होता है अवयव। योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का ही निकालते हैं हम, ये ध्यान रखना। जोड़ का प्रतिलोम अवयव भी कह सकते हैं इसे। ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर योज्य तत्समक अवयव, योज्य तत्समक अवयव क्या होता है, 0, कोष्ठक में 0 लिख लो, योज्य तत्समक अवयव प्राप्त होता है। वह दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम अवयव कहलाता है। योज्य प्रतिलोम अवयव कहलाता है। किसी संख्या का ही निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम अवयव क्या होगा, -5 होगा। बिकॉज 5 में -5 आप जोड़िए तो क्या आएगा, जोड़ रहे हैं इसको, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 ही प्राप्त हो जाए। ऐसी संख्या जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर योज्य तत्समक यानी 0 प्राप्त हो जाए, वह दी गई संख्या का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। तो यहाँ पर -5 जो है 5 का योज्य प्रतिलोम अवयव हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, -10 का योज्य प्रतिलोम अवयव क्या होगा। -10 में अब क्या जोड़ें जिससे 0 आ जाए, वेरी गुड, 10 जोड़ेंगे, 10 होगा। देयरफॉर -10 प्लस के 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पर ये जो 10 है ये क्या कहलाएगा, -10 का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। गुणन प्रतिलोम गुणा करने पर 1 आ जाए। 5 का गुणन प्रतिलोम होगा 1/5 होगा। तो यहाँ पर ये आपने देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं एनी नंबर के लिए। a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अवयव -a होगा। अब a में हम क्या जोड़ें जिससे 0 आ जाए, तो a में -a जोड़ देंगे, a से कैंसल्ड हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके ये योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव और गुणा का प्रतिलोम अवयव हमने ज्ञात करना आपको सिखा दिया। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। नेक्स्ट,
कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जीरो वाले ही ले लेते हैं कॉन्सेप्ट। जीरो का योज्य प्रतिलोम अवयव क्या होगा? ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1/0, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जीरो का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, क्या जोड़ें इसमें? जीरो ही रहे तो एक जीरो ही है, तो प्लस जीरो का हो या माइनस जीरो एक ही बात होती है, तो इसका ऑप्शन एज करेक्ट आ जाएगा। तो जीरो का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जीरो ही होता है। नेक्स्ट कुछ और लेते हैं हम आगे। संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखने को ही आरोही क्रम कहते हैं। छोटे से बड़ा क्रम, संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है तो इसे संख्याओं का आरोही क्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले सकते हैं, XYZ 569 659 557 5, हाँ 8 ले लो, चलो 87 का आरोही क्रम निम्न होगा। आरोही सबसे छोटी संख्या, पहले या 5 देखो, 5 इसमें भी आ रहा है, सबसे छोटी संख्या लेंगे, 5 इसमें भी आ रहा है। अब 5 के बाद देखो 6 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो छोटी ये हो गई, पहले सबसे छोटी 557। ठीक है, ये कैंसिल होगी। अब इनको देखो, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो छोटी ये हो गई 569। इससे बड़ी ये वाली हो जाएगी 587 और सबसे बड़ी हो जाएगी 659, ये होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से दे सकता है, इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। पहले छोटी वाली संख्या, इसके बाद बड़ी वाली संख्या। अच्छा, इसको हम क्रम में ऐसे भी लिख सकते हैं, 557, तो ये छोटी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 569 बड़ी हो गई तो इधर ये 2 डॉट आ जाते हैं, इसका 1 डॉट होता है। 587 इससे भी बड़ी है 659, तो सबसे बड़ी होती है उधर, ये ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, संख्याओं का अवरोही क्रम। अब हम लेते हैं संख्याओं का अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है इसे, डिसेंडिंग ऑर्डर। जब संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखा जाता है तो उसे संख्याओं का अवरोही क्रम कहते हैं। घटता हुआ क्रम, सबसे पहले बड़ा मान लिखा जाता है, जैसे 567
5 8 9 5 4 7 5 4 5 और 5 9 8 का अवरोही क्रम निम्नलिखित होगा। इसका अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ी संख्या पहले आपको छांटनी है। इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 5 सब में आ रहा है। दूसरा पद, यहाँ दूसरा अंक देखेंगे, डिजिट देखेंगे, 6 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 सबसे बड़ा, तो ये वाली संख्या है, ये सबसे बड़ी होगी 5 9 8। हाँ, इसके बाद आएगी 5 9 से जस्ट छोटी, देखो ये आ गई 5 8 9 5 6 7, इससे भी छोटा। अब इनमें देखते हो, इन दोनों में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो फिर ये डिजिट देखो, ये छोटा है इसमें 5 4 5। इससे भी सॉरी, हमें पहले छोटा तो है लेकिन इससे पहले बड़ी रखनी है हमें। बड़े से छोटा क्रम, इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी? बड़ी ये वाली होगी, छोटा तो यही है 5 4 7 और सबसे छोटी हो जाएगी 5 4 5। पहले बड़ी संख्या, इसके बाद छोटी, इससे छोटी देश, इससे छोटी देश, इससे छोटी देश। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 9 8 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 5 8 9 is greater than 5 6 7 is greater than 5 4 7 is greater than 5 4 5। तो ये सिंबल ला करके भी दे सकता है आरोही एंड अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम का फिर होता है। नेक्स्ट लेते हैं आगे की ओर। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। गुणनफल में चिन्हों का क्रम प्लस और माइनस किस तरीके से होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसे एक बार लिख लीजिए, आप नोट डाल के लिख लीजिए। गुणनफल में चिन्हों का क्रम, प्लस गुणा प्लस करते हैं तो प्लस आता है, माइनस गुणा माइनस करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस गुणा माइनस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस गुणा प्लस करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पर ये समान चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें प्लस और प्लस तो प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस आता है गुणा करने पर। असमान चिन्ह है, उनका गुणा करने पर माइनस आता है। समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है, असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम लेते हैं कुछ संख्याओं की, कोई संख्या है या फिर कोई संक्रिया हम लेते हैं। संक्रिया पर हम संख्याओं को अप्लाई करेंगे तो उसमें क्रम विनिमेयता का पालन होगा या नहीं होगा। तो हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो उसमें क्रम विनिमेयता है। इस पर वैसे सवाल आता नहीं है, लेकिन बाई चांस आ जाए तो ध्यान रखना क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता तो योग की जो संक्रिया है, नंबर 1 योग संक्रिया या योग नियम एक ही बात है। योग संक्रिया क्रम विनिमेयता का पालन करती है। कैसे करती है? जैसे 2 + 3 कर लो और 3 + 2 कर लो, यानी उनका क्रम बदलने पर पहले 2 + 3 है, फिर 3 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 3 रख के देखें तो कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। व्यवकलन संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया इनको संक्रिया ही कहा जाता है। प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो या भाग हो, इनको हम संक्रिया ही कहते हैं। तो व्यवकलन संक्रिया क्रम विनिमेयता का
पालन नहीं करती है। अब खुद आप एनालिसिस करके देखिए, 2 में से 3 घटाओ और फिर 3 में से 2 घटाइए, दोनों का मान इक्वल आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए व्यवकलन की जो संक्रिया है वो क्रमनियमितता का पालन नहीं करती है। 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप नीचे ही लिख लेना। नंबर 3, गुणा की संक्रिया क्रम विनिमयता। अब आप खुद सोचिए, गुणा की संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन करेगी? क्रम बदल के देख लो, 2 × 3 कर लो, फिर 3 × 2 करो, क्या दोनों का मान एक ही आएगा? यस, दोनों का मान एक ही आएगा। तो गुणा की संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन करती है। जैसे 2 × 3 = 3 × 2, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बताइए, भाग की संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन करेगी? प्राकृत संख्याओं में भाग की संक्रिया वो तो वैसे किसी के भी लिए नहीं, इसे भी आप हटा सकते हैं। एक के लिए क्या है, फेल हो जाता है, तो सभी के लिए फेल माना जाता है। भाग की संक्रिया, इसमें भी आप लिख लो डायरेक्ट, कोई बात। भाग की संक्रिया क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। यानी 2 में 3 का भाग लगाइए तो वह 3/2 के बराबर नहीं होगा। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। उनका क्रम बदलने पर, रिप्लेस करने पर उनकी वैल्यू है वो बदल जाती है। गुणा में नहीं बदलती है और जोड़ में नहीं बदलती है, इसलिए योग की और गुणा की संक्रियाएं क्रम विनिमय होती हैं। नेक्स्ट, आगे की ओर अब हम चलते हैं गुण्य और गुणक की ओर। तो ये क्या संक्रियाएं होती हैं? एक नियम होता है, योग का नियम हो सकता है, गुणा का नियम हो सकता है, भाग का नियम हो सकता है, व्यवकलन का नियम हो सकता है। ये सभी क्या नियम हैं। इस पर देखो, बाई चांस सवाल तो खैर नहीं आता है, लेकिन आपको एक बता सकते हैं यहाँ पर। इसमें एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं। यदि ए संक्रिया B = AB + 2 हो तो 4 संक्रिया 2 का मान क्या होगा? इसका मान पूछा है। आप लिखेंगे ए संक्रिया B = AB + 2, तो 4 संक्रिया 2 की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 + 2। इसी में हम ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 4 × 2 = 8 + 2 = कितना आ गया? 10। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे की ओर अब हम चलते हैं गुण्य और गुणक की ओर। गुण्य और गुणक, इस पर भी सवाल आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। गुण्य और गुणक तथा गुणनफल और ले लो आप। इसमें आज क्या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है, विजयादशमी है, इसलिए जिस संख्या का गुणा करते हैं, जिस संख्या का गुणा करते हैं उसे गुण्य कहा जाता है, उसे गुण्य। तथा जिससे गुणा किया जाता है उसे
गुणक कहा जाता है। दोनों के गुणन से जो परिणाम प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहा जाता है। जैसे 5 को 6 से गुणा किया जाए तो गुण्ड गुणक तथा गुणनफल का मान क्रमशः होगा। वैकल्पिक दे दिया मैंने, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5, 30, 6, बी ऑप्शन 6, 5, 30 और सी ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर 5, 6, 30 एंड सी ऑप्शन 35, 6। तो इसमें किसको गुणा किया जा रहा है? 5 को गुणा किया जा रहा है, यानी 5 का गुणा करते हैं। 5 गुणा 6 बराबर 30। किसके साथ गुणा किया जा रहा है? 6 के साथ। 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 क्या कहलाएगा? इसका गुणक कहलाएगा। तो 5, 6 और 30 गुण्ड हो गया 5, गुणक हो गया 6, गुणनफल हो गया 30। ऑप्शन सी जिसका करेक्ट हो जाएगा। तो इन पर आधारित इस टाइप के सवाल हैं। इसके बाद हम लेते हैं भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल इंटू शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध। ए में बी का भाग दिया जाता है, तब माना ये क्यू बार गया और आर क्या बचा? शेषफल। तो ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ए कहलाता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस होता है शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ ए क्या है? भाज्य। बी क्या है? भाजक। क्यू क्या है? भागफल। और आर क्या है? शेषफल। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है इस पर बेस। जिस में भाग लगाते हैं, जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिसका भाग लगाते हैं, जिस संख्या का भाग लगाते हैं उसे भाजक कहा जाता है। और जितनी बार भाग जाता है उसे हम भागफल कहते हैं। जो नीचे शेष बचता है घटाने पर उसे हम शेषफल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 5 में 3 का भाग लगाने पर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल क्या हुआ? बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान में रखें, घबराएं नहीं। 5 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, एक बार जा रहा है, कितने बचे? 2। तो यहाँ लिखेंगे भाज्य क्या है? 5, भाजक क्या है? 3 और भागफल 1 हो गया। शेषफल
शेष फल यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है। एक बात इम्पोर्टेंट और बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 में 2 का भाग लगाएंगे, 1 में अगर हम 2 का भाग लगाएं तो भागफल क्या आएगा? तो फिर तो 0 बार जाएगा। 0 का 2 से गुणा करेंगे, 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 ही। नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है तो ऑलरेडी ऊपर वाली शेषफल होती है। यहाँ पर जहाँ जो r की जो मान होता है, r का मान 0 से बड़ा इक्वल और b से कैसा होता है? छोटा। r है वो b से कैसा रहेगा? यहाँ पर छोटा रहता है। तो यहाँ पर हमने जैसे 5/7 आ जाए तो ऑलरेडी 5 क्या कहलाएगा? इसका शेषफल कहलाएगा। 7 का भाग लगाएंगे तो भागफल क्या होगा? छोटी संख्या में भाग लगा रहे हैं तो भागफल हमेशा 0 ही आता है। ऐसा क्वेश्चन आया है रीट में, आपको बताएं ये क्वेश्चन कौन सा था? यही लिख देता हूं मैं इसे, आप इसे कर लेना। ये सवाल आया था 6 में 2 का, सॉरी 2 ले लो, 2 में 6 का भाग लगाने पर भाज्य, क्या 0 भी कर सकता है, ध्यान रखना 0 है उसमें। 0 में 6 का भाग लगाने पर भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल क्रमशः होंगे। ऐसा सवाल आया है रीट में। हाँ, तो हम कितने का भाग लगा रहे हैं? 6 का भाग लगा रहे हैं। इसको थोड़ा साफ कर दें। 0 6 0 0 B 0 0 0 6 C 6 0 0 0 और डी हम यहाँ ले लेते हैं 0 0 6 0। अब देखिए हम कितने का भाग लगा रहे हैं? 0 में लगा रहे हैं 6 का, तो कितनी बार जाएगा? भाज 0 हो गया, भाजक 6 हो गया, भागफल 0 बार ही जाएगा और शेष फल क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। 0 बार गया 0 और ये आ गया 0। तो भाज्य क्या है? 0। भागफल भाज्य 0 हो गया। ये संख्या होती है भाज्य। और देखो हमने क्या पूछा, पहले भाजी कहा है और भाजक जिसका भाग लगा रहे हैं तो 0 6 इसमें आ रहा है। भागफल ये आ गया और फिर ये आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार ये भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध स्थापित हो गया है। इसके बाद अब हम लेंगे भाजकता के नियम, 2 की भाजकता, 3 की भाजकता। इस वीडियो में अब हो नहीं पाएगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल सरल टाइप का क्वेश्चन आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं अपना और ट्रस्ट करें हम पर, विश्वास करें, बिल्कुल ऐसा ही सरल क्वेश्चन आएगा। इनकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट कर लें आप। इसके बाद हम भाजकता के नियम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को बताएं। जितने ज़्यादा व्यूअर बढ़ाएंगे तो आपकी कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी, टाइम टू टाइम आएंगी, लेकिन आप व्यूअर बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।